हेलो विवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडी लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। अगर आप DSSS KVS NVS UGC नेट TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर कोई और स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ से आपसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही क्वेश्चंस में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारे ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन तक कैसे पहुंचना है वो सारी ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सभी इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है नबार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। जो नबार्ड है वो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि नबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि नबार्ड क्या है, नबार्ड की फुल फॉर्म बताइए। तो आपको नबार्ड की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। नबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। NA से हो गया नेशनल, B से हो गया बैंक, यानी नेशनल बैंक। A से हो गया एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। और RDC हो गया रूरल डेवलपमेंट। यानी नबार्ड की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी पूरे इंडिया के लिए, पूरे नेशन के लिए एक ऐसा बैंक बनाया गया है जो किसके लिए काम करेगा, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। वो जो टॉप मोस्ट बॉडी है, वो जो सबसे अपेक्स बॉडी है रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, उस बॉडी का नाम है नबार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, नबार्ड जो है वो कब आया। तो नबार्ड का फॉर्मेशन हुआ था 12 जुलाई 1982। आपको सिर्फ इसका ईयर याद नहीं रखना, कई बार एग्जाम में इसके एग्जैक्ट डेट भी याद पूछता है, ठीक है। तो नबार्ड का फॉर्मेशन कब हुआ, 12 जुलाई 1982 को। पहला क्वेश्चन, आपको नबार्ड की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, नबार्ड कब बना। तो ये बना था 12 जुलाई 1982। और नबार्ड कैसी बॉडी है, अपेक्स बॉडी है। किसके लिए अपेक्स बॉडी है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन में कहते हैं नबार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, एन ऑप्शन में आपको पूछता है प्लान, यानी 5 ईयर प्लान। यानी नबार्ड कौन से 5 ईयर प्लान में आया। तो इसके लिए इसका मतलब है कि आपको 5 ईयर प्लान भी बहुत अच्छे से आने चाहिए। देखिए, अब हम पहुंचते हैं कि कौन से 5 ईयर प्लान में आया। तो आप जानते हैं इंडिया में पहला 5 ईयर प्लान कब आया, 1951 में। कब तक चला, 56 तक। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेके 61 तक। थर्ड 5 ईयर प्लान 61 से लेके 66 तक। और उसके बाद 66 के बाद यानी 3 सालों तक, यानी 1966 से लेके 1969 तक इंडिया में कोई 5 ईयर प्लान नहीं बना, और उस टाइम पीरियड को बोला जाता है प्लान हॉलिडे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लान हॉलिडे कौन सा टाइम पीरियड होता है, जो कि 1966 से लेके 1969 तक का टाइम पीरियड है। उसके बाद जो है वो 1969 से लेके 1974 तक फोर्थ 5 ईयर प्लान शुरू हो गया। एंड फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से लेके, एक्चुअल में आपका ये जो ये 5 ईयर प्लान था वो, क्योंकि हर 5 ईयर प्लान 5 सालों तक था, तो जो ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान था ये 1974 में शुरू हो गया और इस प्लान को 1979 तक चलना था। बट बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ गवर्नमेंट पहली बार एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, यानी जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब से इंडिया में कांग्रेस की सरकार थी। बट पहली बार 1978 में बीजेपी की सरकार आई, जिस वजह से बीजेपी ने क्या करा, इस प्लान को उस टाइम पे ही टर्मिनेट कर दिया। ये ख़त्म 1979 में होना था, बट इस गवर्नमेंट ने इसको एक साल पहले ही 1978 में टर्मिनेट कर दिया गया। एंड उसके बाद 1978 से लेकर 1980 तक 2 सालों तक इंडिया में कोई 5 ईयर प्लान नहीं बना। पूछा जाता है कि 1978 से लेकर 1980 तक के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है रोलिंग प्लान। 2 प्लान याद रखने हैं, एक है प्लान हॉलिडे जिस टाइम पर इंडिया में कोई 5 ईयर प्लान नहीं बना, फ्रॉम 1966 टू 1969। एक है रोलिंग प्लान जो कि 1978 से लेकर 1980 तक चला। ये क्यों आया, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ गवर्नमेंट आया, ठीक है। एंड उसके बाद फिर दोबारा से 1980 से लेके 1985 तक सिक्स्थ 5 ईयर प्लान लाया गया। और अब जानते हैं नबार्ड कब आया, 1982 में। 1982 टाइम पीरियड कहाँ पर आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है। और यहाँ पे कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। तो यानी नबार्ड जो है वो कौन से 5 ईयर प्लान में आया, नबार्ड आया सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन और पूछता है कि नबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है।
पूछता है नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उनका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नाबार्ड का करंट चेयरपर्सन कौन है, यानी करंट में नाबार्ड के चेयरपर्सन कौन है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, गोविंदा राजू लू चिंताला। गोविंदा राजू लू चिंताला इनका नाम है। इन्होंने इससे पहले जो थे हर्ष कुमार बनवाला थे, जो पहले नाबार्ड के चेयरपर्सन रह चुके थे, उनको रिप्लेस किया है। तो यानी नाबार्ड में करंट के चेयरपर्सन कौन है, गोविंदा राजुलू चिंताला, आपको ये याद रखना है। यहाँ से जितने भी इस नाबार्ड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने इसमें समझ लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है लॉरेंज कर्व इज अ ग्राफिक मेथड ऑफ स्टडिंग। लॉरेंज कर्व जो है वो ग्राफिक मेथड है और ये ग्राफिकली किसको स्टडी करता है। तो देखिए इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है, आपने पढ़ा है यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से 45 डिग्री लाइन से एक पास होती है, डायगनली एक लाइन पास होती है, इस लाइन को बोला जाता है वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। ठीक है, ये जो लाइन बिल्कुल डायगनली पास हो रही है, दोनों एंड को ज्वाइन करे, इसको बोला जाता है लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। और जो लॉरेंज कर्व है, नाम से पता लग रहा है कर्व, स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, यानी लॉरेंज कर्व है, ये कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, तो लॉरेंज कर्व यानी देखिए अब जो आपका कर्व है जितना ज़्यादा इस लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी के पास होगा, यानी जितना ज़्यादा लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी एंड लॉरेंज कर्व के बीच में गैप कम होगा, वो क्या शो करेगा कि इक्वालिटी उतनी ही ज़्यादा है। यानी जब इस कर्व को ड्रॉ किया जाता है तो यहाँ पर देखा जाता है कि कितने % पॉपुलेशन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या रखा जाता है, इनकम रखा जाता है। यानी बेसिकली इस लॉरेंज कर्व के थ्रू ये देखा जाता है कि कितनी % पॉपुलेशन के पास इनकम का कितना परसेंटेज है, एंड जितना ज़्यादा लॉरेंज कर्व इस लाइन के पास होगा उतनी ही इक्वालिटी ज़्यादा होगी, एंड जितना ज़्यादा लॉरेंज कर्व जो है वो इस लाइन से दूर जाएगा, ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा लॉरेंज कर्व इस लाइन से दूर जाएगा उतनी ही ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ेगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यही पूछ रहा है वो आपसे कि लॉरेंज कर्व एक ग्राफिक मेथड है, वो किसको स्टडी करता है, ये स्टडी करता है डिस्पर्जन को। डिस्पर्जन यही तो बताता है, डिस्पर्जन गैप ही तो बताता है कि ये जो चीज़ है, ये डेटा जो है इससे कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, यूजीसी नेट के अंदर, केवीएस के एग्जाम के अंदर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लॉरेंज कर्व ग्राफिकली क्या मेजर करता है, तो ये मेजर करता है डिस्पर्जन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है हु गिव द कॉल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की गई थी, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, और आपको ऑप्शन में MS स्वामीनाथन ना दे, आपको ऑप्शन में नॉर्मन बोरलॉग दे, तो उस केस में आपको किसको मार्क करना है, टिक, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है उनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। बट अगर उन्होंने आपसे पूछा हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी इंडिया के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था उसका फादर किसको कहा जाता है, तब आपका आंसर बदल जाएगा। उस केस में आपका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। यानी अगर आपसे ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर के पूछा जा रहा है तो आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग, बट अगर आपसे इंडिया का पूछा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा आपका MS स्वामीनाथन। ठीक है, अब यहीं से कई क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कब आया, तो आपको एग्जैक्ट ईयर याद रखना है 1966 से लेके 1967 तक। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कब आया, 1966 से लेके 1967 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में क्यों लाया गया, क्यों लाया गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। देखिए 1965 में आप जानते हैं कि शुरू से इंडिया पाकिस्तान में वॉर रही है, तो 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान में वॉर चल रही थी तो उस टाइम पे अमेरिका, हम उससे पहले इंडिपेंडेंट नहीं थे, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले इंडिया जो है वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में इंडिपेंडेंट नहीं था। इंडिया जो है वो बहुत सारा फूड बाहर कंट्री से इंपोर्ट करता था, अमेरिका से लेके आता था। तो उस टाइम पर क्योंकि अमेरिका जो है उसने हमें इंडिया को धमकी दे दी थी कि अगर आपने पाकिस्तान के साथ वॉर बंद नहीं करी तो हम आपको फूड ग्रेन सप्लाई करना बंद कर देंगे। उसके बाद इंडिया ने डिसाइड किया कि हम इस तरीके से दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हमें अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट बनाना है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है। इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया। याद रखना क्यों लाया गया, ताकि इंडिया जो है वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंदर क्या हो सके, सेल्फ सफिशिएंट हो सके, उसको किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े। अब पूछ लिया जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या लाया गया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर HYV सीड्स, जो मॉडर्न इनपुट्स हैं, मॉडर्न सीड्स हैं, उनका यूज किया गया।
ठीक है। उसको सीड्स को क्या बोला जाता है, HYV सीड्स। HYV सीड्स की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यानी ऐसी सीड जिससे हमें यील्डिंग यानी आउटपुट जो है वो ज़्यादा मिलेगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स का यूज़ किया गया पहली बार। केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब का यूज जो है एग्रीकल्चर फील्ड में किया जाने लगा, जिस वजह से इंडिया में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ गया और इंडिया फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। अब यहीं से कुछ और क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप को फ़ायदा हुआ, तो इससे इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ राइस को। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सबसे ज़्यादा इंडिया में राइस का प्रोडक्शन बढ़ा और दूसरे नंबर पे वीट का प्रोडक्शन बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन से स्टेट को हुआ, पंजाब को एंड हरियाणा को। इन स्टेट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो ये बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आपसे ग्रीन रेवोल्यूशन से पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेबिट एंट्री इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ एनी कंट्री। यानी कोई भी कंट्री अपना BOP अकाउंट बनाती है। BOP अकाउंट क्या होता है, BOP अकाउंट हर कंट्री अपना एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरीके से अकाउंट बनाती है, जहां पर उस कंट्री ने दूसरी कंट्रीज के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स करी है, जो भी लेन देन किया है, उसकी वजह से पैसे पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, उन सबको BOP अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखो वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन है जो डेबिट एंट्री में आएगी। तो BOP का सिर्फ एक फंडा है, यानी जब भी आप BOP अकाउंट बनाते हैं तो ये सिर्फ दो फंडे पे काम करता है। पहला, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसकी वजह से आपकी कंट्री में मनी इनफ्लो हो रहा है, यानी उसकी वजह से आपकी कंट्री में पैसा आ रहा है, तो BOP के कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। बट अगर उसकी वजह से पैसा आपकी कंट्री से जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। ठीक है, ध्यान रखना। अब ऑप्शन में ए में कहता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड। ऑब्वियसली जब देखो गुड एक्सपोर्ट करोगे तो इसका मतलब क्या, आपने दूसरी कंट्री में सामान भेजा तो आपके पास पैसा आएगा, पैसा आया तो क्रेडिट, बट वो पूछ किसका रहा है, डेबिट का, तो ऑप्शन नंबर ए कट गया। ऑप्शन बी एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल, तो जितना भी एक्सपोर्ट है उसकी वजह से तो पैसा आएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो बच्चा क्या, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब होता है, और अब्रॉड का मतलब बाहर, यानी वन साइडेड जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है। यानी आपकी कंट्री से कोई पेमेंट जो है, मान लिया आपकी कंट्री ने दूसरी कंट्रीज को ग्रांट्स दे दिया, डोनेशन दे दिया, वन साइडेड पेमेंट करी, ज़रूरी नहीं उसके बदले भी आपको कुछ रिसीव हो। तो ये देखिए इसका मतलब क्या, यहाँ पे ट्रांसफ़र कहाँ जा रहा है, दूसरी कंट्री में जा रहा है, यानी आपकी कंट्री से पैसा दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो आपके किस में आएगा, आपके डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करेक्ट आंसर तक पहुँचना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है यहाँ पर under diminishing opportunity cost of production, the production possibility curve towards the point of origin of the excess will be। यानी अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिमिनिशिंग है, कम हो रहा है। डिमिनिशिंग होने का मतलब है कि अगर कंज्यूमर, मान लीजिए सॉरी प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, अगर प्रोड्यूसर एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है तो उसकी वजह से उसको दूसरे गुड की कम यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो PPC कर्व जो है वो कैसा बनता है, ये बनता है कॉन्वेक्स शेप, यानी ऐसे बनता है। ठीक है, तो उसने यही बोला था अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी तो PPC कर्व कैसा बनेगा, इट इज़ कॉन्वेक्स शेप्ड, यानी ऐसे बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिख देता है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इसकी शेप कैसे हो जाती है, ऐसे। इंक्रीजिंग का मतलब है कि प्रोड्यूसर अगर एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहा है तो उसकी वजह से उसको दूसरे गुड की ज़्यादा यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, एंड इन दैट केस PPC कर्व कैसा बन जाएगा, कॉनकेव टू दी ऑरिजिन। बट अगर यहीं पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट होती तो PPC कर्व कैसा बन जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाता। यानी PPC कर्व की कोई फिक्स शेप नहीं है, डिपेंड करता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसी है। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो रही है देन इट इज़ कॉन्वेक्स शेप्ड, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है देन इट इज़ कॉनकेव शेप्ड, अगर कांस्टेंट है देन इट इज़ स्ट्रेट लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट आउटपुट टेक्निक। इनपुट आउटपुट टेक्निक का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, इनमें आपको नाम याद रखना है, उनका नाम है लियोन्टिफ। ठीक है, वास्ले डब्ल्यू लियोन्टिफ थे। इन्होंने 1951 में इस इनपुट आउटपुट टेक्निक या फिर इनपुट आउटपुट मॉडल को डेवलप किया। इस मॉडल, इस टेक्निक के थ्रू उन्होंने बताया कि अगर एक इंडस्ट्री किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है, ऑब्वियसली मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री जो है वो कुछ इनपुट्स का यूज़ कर रही है और उस इनपुट से वो आउटपुट बना रही है,
और फिर उसी आउटपुट को वो दूसरी इंडस्ट्री को बेच रही है, ठीक है, तो उस टाइम पर इस इंडस्ट्री के लिए तो ये आउटपुट है, बट इस इंडस्ट्री के लिए ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। यानी एक इंडस्ट्री के लिए एक गुड इनपुट हो सकता है, बट दूसरी इंडस्ट्री के लिए वही गुड जो है वो आउटपुट हो सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था डब्ल्यू लियोन्टिफ ने। बहुत बार क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए पहले कॉम्प्लीमेंट्री गुड समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब वो गुड जिनको, ऐसे गुड्स जिनको आप हमेशा साथ में यूज़ करेंगे, यानी ऐसे गुड्स जो साथ में यूज़ करने से उनकी वैल्यू बढ़ती है। अगर आप साथ में यूज़ करेंगे तो फ़ायदा है। मान लीजिए आपके पास गाड़ी है और आपके पास पेट्रोल नहीं है, तो गाड़ी का तो फ़ायदा ही नहीं है। यानी गाड़ी भी और पेट्रोल भी है तो वो गुड बहुत एफिशिएंटली तरीके से काम करेंगे। और क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि एक गुड, मान लीजिए सपोज एक गुड के प्राइस में चेंज होने से, मान लीजिए मैं पेट्रोल की बात करती हूँ, आप जानते हैं कि पेट्रोल के प्राइस तो आए दिन बढ़ते रहते हैं। तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ने की वजह से अगर उसका फर्क कार की डिमांड पे पड़ेगा, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है कि एक गुड के प्राइस में चेंज होने से उसकी वजह से दूसरे गुड के डिमांड में चेंज आए, वो कहलाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कॉम्प्लीमेंट्री का क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, इनफाइनाइट होता है। देखिए मान लीजिए पेट्रोल महंगा हुआ, तो पेट्रोल महंगा होगा तो धीरे धीरे आप पेट्रोल का कंजप्शन कम करेंगे। एंड बहुत सारे लोग जो इस बार प्लान कर रहे थे गाड़ी खरीदने का, वो अब क्या करेंगे भाई, उस प्लान को रोक देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आए दिन तो पेट्रोल के दाम बढ़ते रहते, इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उस केस में वो अभी क्या करेंगे, कार की डिमांड कम कर देंगे। यानी इसके प्राइस बढ़ने की वजह से इसकी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी दोनों कैसे चेंज हो रहे हैं, इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी यहाँ पर, नेगेटिव होगी। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। कहता है कि आपने डिफरेंट मेथड्स पढ़े होंगे, जब आपने इलास्टिसिटी पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़े होंगे। प्रोपोर्शनेट यानी परसेंटेज मेथड, आर्क इलास्टिसिटी मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर मेथड की ही बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि व्हेन विद अ चेंज इन प्राइस, मान लीजिए प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है। प्राइस चेंज होने का मतलब प्राइस बढ़ भी सकता है और प्राइस कम भी हो सकता है, बट उसकी वजह से टोटल आउटले बोले या टोटल आउटपुट बोले, उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बट उसकी वजह से आउटले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आउटपुट कांस्टेंट है। तो उस केस में वो किसका एग्जाम्पल हुआ, यानी प्राइस बढ़े या कम हो, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस मेथड में, यानी इस मेथड में डायरेक्ट बताया गया था कि अगर प्राइस चेंज हो रहा है बट उसका कोई इम्पैक्ट एक्सपेंडिचर पे नहीं पड़ रहा, उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, 1 होती है, यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है। तो ये जितने भी मेथड्स हैं ना इलास्टिसिटी निकालने के लिए, उसको बहुत अच्छे से करना है। केवीएस में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और वहीं पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सिंस मोर एक्स एंड लेस वाई गिव। यानी आप जानते हैं, देखिए ऐसे बनता है इंडिफरेंस कर्व, ऐसे। अब इंडिफरेंस कर्व क्या पढ़ा है आपने, पढ़ा ना इंडिफरेंस कर्व, यानी ऐसे दो गुड्स का कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर परचेज कर सकता है। यानी ये कर्व है, इस पूरे कर्व पे कंज्यूमर कोई भी दो गुड के कॉम्बिनेशन खरीद सकता है। मान लीजिए कंज्यूमर इस पॉइंट पर, इसका मतलब है कि कंज्यूमर वाई की इतनी क्वांटिटी खरीद रहा है, एक्स की इतनी क्वांटिटी खरीद रहा है। तो इंडिफरेंस कर्व कहता है कि ऐसे दो गुड्स की कॉम्बिनेशन, और कंज्यूमर इनमें से कोई भी दो गुड खरीदे, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन खरीदे, कंज्यूमर चाहे ये कॉम्बिनेशन खरीदे, ये खरीदे, ये खरीदे, हर पॉइंट पे, यानी इस पूरे इंडिफरेंस कर्व पे इसकी सेटिस्फेक्शन क्या है, सेम है। इतनी बात समझते हो। अब वो कहते हैं कि डिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है और लेफ्ट से राइट जा रहा है। अब कह रहा है कि ज़्यादा एक्स को कंज्यूम करे हो। देखो ज़रा, आईसी ऐसे बना, मान लीजिए आप पहले एक्स की इतनी क्वांटिटी, वाई की इतनी क्वांटिटी खरीदते थे, अब आपने एक्स को ज़्यादा लेना शुरू किया। तो जब आप एक्स की क्वांटिटी ज़्यादा लोगे, तो आपने पढ़ा ना कि रिसोर्सेज तो उतने ही है, जब एक्स का कंजप्शन आप बढ़ाओगे तो वाई का कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है। अब मान ली आप, इसका मतलब क्या है, पहले आप यहाँ पर इस पॉइंट पर दोनों गुड्स को कंज्यूम करे थे, अब आप इस पॉइंट पे करना शुरू कर दिया, तो क्या क्या सेटिस्फेक्शन पे कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि अलोंग द आईसी कर्व, इस पूरे कर्व पे, इसी कर्व पे तो मूव कर रहा है ना, पहले एक कॉम्बिनेशन खरीदा था, अब बी कॉम्बिनेशन खरीद रहा है, तो पूरे आईसी कर्व पे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है एट द पॉइंट ऑफ सेचुरेशन ऑफ कमोडिटी वाई द एम यू इज मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। तो यानी और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो माइक्रो के जो डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स है, प्रोडक्शन वाले, कॉस्ट वाले, यूटिलिटी वाले, रेवेन्यू, ये सब बहुत अच्छे से करने, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ के वहीं कंफ्यूज कर देता है। अब वो कहता है देखिए सेचुरेशन पॉइंट पर एम यू कैसा रहेगा, यानी टी यू बनाओ और एम यू बना लो। देखो यहाँ पे क्वांटिटी आती है, यहाँ क्वांटिटी, यहाँ पर टी यू हो गया, यहाँ पे आपका एम यू हो गया। अब जानते हैं कि टी यू कर्व कैसे बनता है, ओरिजिन से शुरू होता है और फिर पहले बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद फॉल डाउन होता है। तो जब टी यू बढ़ता है तो एम यू क्या होता है, आपने पढ़ा ना, जब टी यू बढ़ता है तो एम यू फॉल करता है। जब टी यू मैक्सिमम होता है तो एम यू क्या होता है, ज़ीरो होता है ना। और जब टी यू फॉल करता है तो एम यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। आपने पढ़ा है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में, कि जैसे जैसे कंज्यूमर अपने कंजप्शन को बढ़ाता है वैसे वैसे हर एक्स्ट्रा यूनिट से उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या करती है, फॉल डाउन करती है। अब देखो कहता है ये वाला पॉइंट क्या होता है, दिस इज सेचुरेशन पॉइंट। सेचुरेशन पॉइंट मीन्स कि इस पॉइंट पर कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा होती है। तो सेचुरेशन पॉइंट ये वाला पॉइंट, तो कह रहा है इस पॉइंट पर एम यू क्या होगा। तो देखो इस पॉइंट पर एम यू क्या है, दिख रहा है, ये जीरो को टच कर रहा है। इस पॉइंट पर एम यू क्या है, ज़ीरो है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्या उस इसका मतलब क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, और साथ में उस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का लॉजिक आपको रट्टा नहीं मारना कि कर्व ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो क्यों जा रहा है उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। ऐसे में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे वहीं पर गलती करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप कर लेते हो, बट जब ऐसे क्वेश्चन पूछता है वहीं पर आपसे गलती होती है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।